हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल माइक के वजह से आप सभी आवाज़ गड़बड़ हो गया था। आज हम लोग देखेंगे, आज दोस्तों टेस्ट नंबर आपका 49 होगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे महत्वपूर्ण 75 प्रश्न यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। देखिए, हम जो अभी जो चल रहा था आज का जो टेस्ट है, इसमें आपको रीजनिंग और मैथ भी था, लेकिन रीजनिंग और मैथ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अलग से वीडियो, क्योंकि इस लैपटॉप पे यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसको मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड करूँगा, है ना। वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे सामान्य अध्ययन का प्रश्न और यहाँ पर कुछ करेंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे, बिहार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा कुछ पेडागोजी का भी यहाँ पर प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और डेली आप सभी की जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। और जो लोग अभी भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, है ना। बहुत जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये आपका जो क्लास होता है रात में 9 बजे से डेली लाइव क्लास होता है ना। और ये आपको ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। और इसमें जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बार आपको 351 रुपये का पेमेंट करना है, सिर्फ एक बार करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर आपको भेज देना है। पेमेंट कैसे करना है, तो फ़ोनपे के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है इसी पर करना है। अमेजन पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, है ना। आपके पास जो भी सुविधा हो उसके माध्यम से करके स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर आपको भेज देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको वहाँ पर सारा PDF मिल जाएगा, जितने भी क्लास हुए हैं सभी का PDF मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो है, नोट्स है, सब चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो क्लास है अब जो यूट्यूब पर जो है, यूट्यूब पर आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और इसके अलावा जो पेड क्लास ले चुके हैं सिर्फ उन्हीं को ये क्लास मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसके बाद आप लोग भी को भी क्लास ये मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट होते रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ क्वेश्चन वाइज, तो यहाँ पर आप टेस्ट दीजिए, आपकी तैयारी यहाँ से भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो कैरियर परिवार, आप सर्च कीजिएगा CAREER कैरियर परिवार, PARIWAR कैरियर परिवार लिखिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें लगभग अभी 1700 लोग जुड़ चुके हैं, और तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि कक्षा में प्रतिभाशाली अधिगम के लिए, प्रभावशाली, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, प्रभावशाली होगा यहाँ पर, है ना, प्रभावशाली, ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय कैसी करनी चाहिए। जी हाँ, अगर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम करना है तो किस प्रकार का वातावरण की रचना करनी चाहिए, तो 76 का हो जाएगा दोस्तों, सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की, ठीक है। अगर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण को, जिससे क्या होगा कि सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हुए अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे तथा वांछित उद्देश्यों को वो सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर C हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है 77 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। जी हाँ, वो कौन सा उदाहरण है, जो 4 वो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो कौन सा प्रभावशाली पद्धति हो जाएगा, तो 77 का आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग अपना अपना कॉमेंट कीजिए। देखिए 77 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका C नंबर, है ना। C नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए थोड़ा सा इस ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ है, और इसको थोड़ा सा आप इसको, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और अगले प्रश्न पर चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ आपका 78 नंबर। 78 प्रश्न कह रहा है कि अधिगम एक खाली स्थान और प्रक्रिया है। जी हाँ, अधिगम जो होता है ना, ये एक सरल प्रक्रिया है और
अधिगम क्या है, तो एक जटिल प्रक्रिया है और सक्रिय प्रक्रिया है। 78 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अधिगम जो है एक जटिल प्रक्रिया है ना, सरल नहीं जटिल प्रक्रिया है और सक्रिय प्रक्रिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। अधिगम क्या है, तो एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन आपकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन जो आपका विकास है वो हमेशा बढ़ते, मतलब कि निरंतर कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं पूरे जिंदगी भर। ठीक है, धीरे धीरे स्वयं को वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है और अतः विभिन्न अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। अधिगम के माध्यम से ही व्यक्ति के शान है, अनुभव, आदतें, रुचियों का भी विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 79 नंबर। कह रहा है कि एक, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में, है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपको प्रगतिशील। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो अध्यापिका है अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार वो परिवर्तित करते रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ, अब चलते हैं हम सामान्य अध्ययन पर। फायदोमीटर, तो फायदोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए सभी लोग। ऑप्शन आपको दिया गया है, भूकंप है, वर्षा है, समुद्र की गहराई है या ध्वनि तरंगे हैं। तो देखिए फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सब लोग अपना अपना नीचे कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जाता है कि समुद्र में जो दूरी मापा जाता है ना, समुद्र में जो दूरी मापा जाता है, जैसे कि ये दक्षिणी भारत है आपका और दक्षिण भारत जो है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, तो समुद्र में जो दूरी मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, तो नॉटिकल माइल में मापा जाता है ना। नॉटिकल माइल में समुद्रों में दूरी मापी जाती है। ठीक है, नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। एक नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। और समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, तो नॉटिकल माइल में मापी जाती है। और एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, भूकंप जो मापा जाता है वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है ना। ध्वनि तीव्रता हो गया आपका ये डेसिबल की वजह से, वर्षा हो गया रेन गेज से, है ना। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 81 नंबर। कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्व वहाँ पर नहीं होता है, इसके वजह से, है ना। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि अस्थि घनत्व कम होने से जो अस्थियां हैं, यानी जो हड्डियां हैं वहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। गुरुत्व नहीं होता है, इसके वजह से वो खड़े नहीं हो पाते हैं, है ना। अंतरिक्ष यात्री को देखे होंगे ना कभी कि वो मतलब कि हवा में तैरते रहते हैं, है ना, हवा में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 82 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। जी हाँ, तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इसको अलग करने का जो तरीका है वो हो जाएगा कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों के मिलने से बनता है, याद रखिएगा, 7 रंग से मिलने से बनता है। और प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण ये 7 रंगों के प्रकाश अलग अलग होकर के वर्णपट बनाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी, इसका आविष्कार किसने किया था, क्या होगा। देखिए, इसका जो आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल, है ना, हेनरी बैकुरल ने किया था। और ये जो था दोस्तों ये फ्रांसीसी था आपका, कहाँ के था ये, तो ये फ्रांसीसी था और फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री था ये। ठीक है, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री,
ये फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री था और इन्होंने 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न आपका 84 नंबर। अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है। जी हाँ, सूर्य से इतने दिनों से लगातार जो ऊर्जा निकल रही है, इसका कारण क्या है। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, बताइए सभी लोग कमेंट करके 84 का आंसर क्या होगा। देखिए 84 का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, है ना। नाभिकीय संलयन के वजह से क्या होता है कि सूर्य से लगातार ऊर्जा निकल रही है ना, और ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रही है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व यानी कि यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स की बात कर रहा है, यानी कि ब्रह्मांड की बात कर रहा है ना, यानी कि आपको ब्रह्मांड की बात कर रहा है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो ब्रह्मांड में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में हो जाएगा आपको हाइड्रोजन, है ना। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और वही अगर पूछा जाता कि भूपर्पट्टी में, यानी कि पृथ्वी जो है उसकी भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाता आपको ऑक्सीजन। और वायुमंडल में क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन की मात्रा कितनी है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न आपका 86 नंबर। 86 कह रहा है कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। जी हाँ, जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगा। वो क्या है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 86 का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लेड। जो लेड होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेड हो गया, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी जो है ना ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है, अगला है आपका 87 नंबर। 87 प्रश्न कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए जो सड़क पर जो लाइट लगा रहता है ना, वो सोडियम वाष्प लैंप होता है। वो आखिर क्यों होता है ये सोडियम वाष्प लैंप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 87 का आंसर हो जाएगा कि ये सस्ते होते हैं, सॉरी ये सस्ते नहीं, आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। ये नहीं, बी होगा आपका, कि इसका जो प्रकाश है वो एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 87 का बी हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। कह रहा है कि टांका एक मिश्र धातु है। जी हाँ, टांका जो होता है ना, ये किसका मिश्र धातु है, तो ये होता है आपका सीसा और टीन का ये मिश्र धातु है। याद रखिएगा, सीसा प्लस टीन का ये मिश्र धातु है टांका। सीसा इसमें कितना परसेंट होता है, तो 68%, परसेंटेज एग्जाम में पूछा जाता है। टीन कितना होता है, तो 32%। ठीक है, तो सीसा और टीन होता है आपको 68 और 32%। ठीक है, टांका में। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। कह रहा है कि हैवी वाटर में क्या होता है। हैवी वाटर यानी कि भारी वाटर में क्या होता है, बताइए हैवी वाटर में क्या होता है। 89 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका 89 का आंसर। देखिए 89 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, है ना। 89 का हो जाएगा आपको बी, यानी कि हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है ना। हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, हैवी वाटर में। नेक्स्ट है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। देखिए आप लोहे को अगर हवा में छोड़ दीजिएगा, है ना, 2-4-6 महीना, साल भर, 2 साल, तो क्या होगा कि उस पर जंग लग जाएगा, है ना। लोहे के ऊपर जंग लग जाएगा और जंग लगते लगते धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जो वजन हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वजन क्या होता है, जंग लगने से बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जबकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें जुड़ जाती है। अतः लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वो ग्रहण करता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है 91 नंबर।
कि ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं। तो ईस्ट और जो मशरूम होते हैं ना, ये फफूंद होते हैं। क्या होते हैं? फंगी होते हैं, यानी कि फफूंद होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 92 नंबर। 92 कह रहा है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें बेमेल को ज्ञात करना है। ऑप्शन है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। आपको दिख रहा होगा ना कि जो ये फिजियोलॉजी है, ये पैथोलॉजी है, ये बैक्टीरियोलॉजी है, ये तीनों किस चीज़ से संबंधित है? ये तीनों जो संबंधित है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ये तीनों संबंधित है दोस्तों आपको जीव विज्ञान से, है ना। किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से संबंधित है। लेकिन जो आपका साइकोलॉजी है ये किससे संबंधित है? तो साइकोलॉजी क्या है? ये मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ये मनोविज्ञान से है। बाकी ये तीनों क्या है? तो जीव विज्ञान से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से भी छांटने के लिए दे दिया जाता है आपको। अगला चलते हैं 93 नंबर। 93 है कि पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। जी हाँ, पीएच स्केल पर जो मापा जाता है ना, कि इसका पीएच वैल्यू कितना है, पानी का कितना है, नींबू का कितना होता है, दूध का कितना होता है ना। तो जो पीएच वैल्यू है ये 0 से लेकर के 14 तक इसको नंबर दिया जाता है, पीएच मान। और पीएच मान जो होता है, अगर जिस बिलियन का पीएच मान अगर 7 से कम है ना, 7 से क्या है? कम है, तो वो कैसा होगा? तो वो होगा आपको अम्लीय, है ना। 7 से कम है तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा? 7 से ज़्यादा है अगर, तो वो होगा आपको क्षारीय। 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अगर उसका मान कितना है? 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होगा। ठीक है, अगर 7 के बराबर हो, है ना, 7 के बराबर हो तो उसको कहेंगे उदासीन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। ये पीएच वैल्यू हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 93 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, फूलों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में फ्लोरीकल्चर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। फ्लोरीकल्चर इसको कहा जाता है, इसी को एंथोलॉजी भी कहते हैं। इसी को कहते हैं एंथोलॉजी भी, सॉरी, इसी को एंथोलॉजी भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एंथोलॉजी या फिर फ्लोरीकल्चर। ठीक है, फूलों के अध्ययन को याद रखिएगा। फोनोलॉजी किसको कहते हैं बताइए? तो फ्रेनोलॉजी, हाँ फेनो नहीं फ्रेनो होगा यहाँ पर। ठीक है, फ्रेनोलॉजी किसको कहते हैं? फ्रेनोलॉजी जो कहा जाता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों? एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है ये है घास से संबंधित अध्ययन। क्या है ये? घास से संबंधित अध्ययन, है ना। घास का अध्ययन हो गया आपका एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ठीक है, घास का अध्ययन। और एक है आपको पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी होता है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, है ना। क्या होता है? पराग कणों का अध्ययन। ठीक है, पराग कणों का अध्ययन हो जाएगा आपको पैलिनोलॉजी। अगले प्रश्न चलते हैं 95 की। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह क्या था? देखिए, मेंडल जो था ये आनुवंशिकता का पिता इसको कहते हैं ना। मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का पिता। आनुवंशिकता का पिता इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आनुवंशिकता का पिता कौन है, तो वो हो जाएगा मेंडल साहब, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका गार्डन पी, है ना। गार्डन पी मटर हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। गार्डन पी मटर मेंडल ने प्रयोग किया था, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। और मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि एक मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? जी हाँ, एक मानव शरीर है उसमें जल की प्रतिशत कितनी होती है? तो एक जो वयस्क मानव है उसमें 65% जो मात्रा है वो बॉडी का जल है दोस्तों, है ना। आपके जो शरीर है उसमें 65% जो हिस्सा है वो क्या है? जल है, यानी कि पानी है। सोच सकते हैं। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा 96 का।
चलते हैं अगला 97 नंबर, कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित करता है। जी हाँ, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित करता है। तो कहाँ भंडारित करता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि यकृत में। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इसका तो आंसर हो गया बी नंबर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसको कहते हैं यकृत, है ना, उसको कहते हैं यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका प्रमुख कार्य जो है वो रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जी हाँ, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। वो कौन सा आहार है? फल है, सब्जी है, पनीर है या फिर मिठाई है? आंसर हो जाएगा आपको पनीर। जी हाँ, पनीर खाना काफ़ी जरूरी है। पनीर जो होता है ना वो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर कैसे बनता है? तो दूध से बनता है ना। सिंपल आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है वो होता है सुखंडी रोग, है ना। सुखंडी रोग होता है, इसी को कहते हैं सूखा रोग। इसी को क्या कहते हैं? सूखा रोग भी इसी को कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स भी कहा जाता है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, रिकेट्स। ठीक है। अब सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो सी की कमी से होता है आपको स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी, है ना। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। लेकिन विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना। तो ये आप विटामिन ए लीजिए, खूब पालक खाइए, खूब हरी सब्जियां खाइए, तो आंसर हो जाएगा पपीता खाइए, गाजर खाइए, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए सी नंबर, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा था, है ना। तो विटामिन ए गठिया हो जाएगा, ये गलत है आपका। अगला है 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल है, अश्वशक्ति है, समुद्री मील है या फिर सेल्सियस है। देखिए, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापी जाती है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति से शक्ति की इकाई मापी जाती है। समुद्री मील से नौ संचालनों में दूरी की इकाई मापी जाती है। सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई नहीं मापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए, सेल्सियस ताप को मापने की इकाई है। सेल्सियस किससे मापा जाता है? सेल्सियस में क्या मापा जाता है? ताप को मापा जाता है। और ऊष्मा को मापने के लिए दोस्तों आपको कैलोरी चाहिए, है ना, कैलोरी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाता है इसका कैलोरी, है ना। तो ये गलत था आपका, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपको। ठीक है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई क्या है? तो वो समुद्री दूरी है। और अश्वशक्ति, है ना, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान रखिएगा, है ना। और एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर, ये भी आपको बताए थे। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल बराबर। चलते हैं अगला कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? JL नेहरू, शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्म भूमि। देखिए, इनका जो है ना, जहाँ पर इनको मतलब कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो दफनाया जाता है तो वहीं का ये आपको दिया गया है। JL नेहरू जो है वो कहा जाता है शांतिवन, ये सही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। राजीव गांधी जो ये कर्म भूमि लिखा गया है, ये आपको गलत है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है, जहाँ पर इनकी समाधि है, उसको कर्म भूमि नहीं, उसको वीर भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, वीर भूमि हो जाएगा आपको राजीव गांधी। ठीक है। कर्म भूमि जो है दोस्तों
ये किनका समाधि स्थल है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कर्म भूमि है समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। ठीक है, तो ये है कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की। राजीव गांधी की जो है आपको समाधि स्थल वो है वीर भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाता है। देखिए हमारे संविधान में 3 सूची का वर्णन किया गया है। एक तो है आपका संघ सूची, है ना, एक है संघ सूची, एक है आपको राज्य सूची और एक है आपको समवर्ती सूची, है ना। तो 3 सूची है हमारे संविधान में, और ये तीनों सूचियों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में, है ना। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन किया गया है, और तीनों सूची में विषय रखा गया है ना, कि संघ सूची में कुछ विषय है, राज्य सूची में विषय है, और समवर्ती सूची में। जो संघ में है उस पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा। जो राज्य का है वो उस पर राज्य कानून बनाएगा। जो समवर्ती का है उस पर दोनों मिलकर बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जो न ही राज्य में है, न ही संघ में है, और न ही समवर्ती में है। कुछ ऐसे भी विषय हैं, तो वैसे विषय पर कानून कौन बनाएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा था। तो वैसे विषय पर जो कानून बनाएगा वो संसद बनाता है। क्वेश्चन कह रहा था कि विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, है ना, यानी कि ये तीनों में इसका वर्णन नहीं है, तब उस पर कानून बनाएगा आपको संसद। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है। देखिए तो भारत में जो मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है ना, ये एक प्रकार का विधिक और वैधानिक अधिकार है। कैसा है, विधिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा जो मताधिकार और निर्वाचित का अधिकार है ये कौन सा अधिकार है, तो वैधिक अधिकार है ना, विधिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है कि आपका 104 नंबर कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का ये संविधान में जोड़ा है। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था आपको प्रधानाध्यापक में कि कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको प्रधानाध्यापक में। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका हूँ आप लोग को, है ना। बहुते क्वेश्चन बताए हैं जो प्रधानाध्यापक में लड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना उठपटांग पूछ लिया गया है। आप लोग को उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा करके पूछेगा, है ना, क्योंकि आप लोग का प्राइमरी का है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो आपको किया गया है 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया, और ये 2002 में हुआ था आपका। ठीक है, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। देखिए बिहार में कैसी व्यवस्था है, तो बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बिहार में क्या है, विधानसभा भी है ना, विधानसभा भी है, और क्या है आपका विधान परिषद भी है कि नहीं, विधान परिषद भी है आपको बिहार में। ठीक है, तो तो यहाँ पर द्विसदनात्मक है। ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ऐसे अभी तक टोटल 6 राज्य हैं। वर्तमान में 6 राज्य हैं। ये 6 राज्य के नाम आप याद रखिएगा। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा। एक तो अपना बिहार हो गया, बिहार के अलावे एक यूपी है, यूपी के अलावे एक महाराष्ट्र है ना, यूपी के अलावे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावे आपको कर्नाटक है ना, कर्नाटक के अलावे कौन सा है, तो तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है, तेलंगाना के अलावे है आपका एक आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल हो गया आपका 6 राज्य, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये टोटल 6 राज्य में अभी मतलब कि द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन वहाँ पर अब समाप्त हो गया है। अभी टोटल है आपको 6 राज्य में। तो ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ये है आपको अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। आपको आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए राज्य का यहाँ पर पूछा गया, अगर केंद्र का पूछा जाता है ना, केंद्र का भी और राज्य का भी दोनों का पूछा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का पूछा जाए तो महाधिवक्ता मारना है आपको, यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगर पूछा जाता कि केंद्र के
प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो वो हो जाएगा महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। और महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो 76 में किया गया है, 76 में किया गया है आपको महान्यायवादी का वर्णन। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब यूट्यूब पे आना बंद हो जाएगा। जो लोग पेमेंट किए हैं उन्हीं को ये क्लास मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 107 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। जी हाँ, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है और वो है आपको उत्तराखंड। वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपको उत्तराखंड। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है घुमा करके बिहार के बारे में, कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा क्या है। जी हाँ, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो है आपको उर्दू, है ना। क्या है, उर्दू है द्वितीय राजकीय भाषा बिहार की। और उर्दू को जो मान्यता प्राप्त हुआ था वो 1984 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है, उर्दू को। और प्रथम क्या है बिहार में राजकीय भाषा, तो वो है आपको प्रथम अगर पूछे तो हिंदी, और द्वितीय अगर पूछे तो उर्दू हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार वाला था। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटों का वर्णन है। देखिए, तो लोकसभा अगर बिहार में पूछा जाए तो 40 है ना। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40 है ना। बिहार में लोकसभा की सीटें, सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं दोस्तों, तो वो है आपको उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक सीट है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे फिर वहाँ पर विधान परिषद हो, या फिर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सबसे अधिक सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है आपका। बिहार में लोकसभा की हो गया 40 सीट। राज्यसभा की कितने सीट है बिहार में, तो राज्यसभा की बिहार में है आपको मात्र 16 सीट, है ना, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 243। ठीक है, विधानसभा की 243 सीट है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 75 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है आपको बिहार में। तो ये सीट वाला आपको हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। तो इसका निर्णय करेगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, है ना, आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, चलते हैं आपका 110 नंबर। प्रश्न है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। देखिए, तो संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करेगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, यही वास्तविक प्रधान होता है, इसीलिए ये अभिभाषण तैयार करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, तो फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, बताइए। आपका 111 का आंसर क्या होगा, 111 का हो जाएगा दोस्तों। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। मैकाले साहब कौन होंगे, मैकाले, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 112 नंबर की निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। देखिए, इसकी जो एक कहानी है वो याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज जो स्थापना हुआ था, ये राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारकों में से एक थे, और इन्होंने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर, याद रखिएगा, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर, है ना, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब किया गया था, तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 में हुआ था। देखिए, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब होती है, तो ये हुई थी आपको 1824 में। दिल्ली कॉलेज हुआ था 1824 में। मेयो कॉलेज की स्थापना कब होती है, तो मेयो कॉलेज हुई थी दोस्तों 1875 में। ठीक है, 1875 में हुई थी मेयो कॉलेज की स्थापना। और जो आपका मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी भी स्थापना होती है आपको 1875 में ही। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना यहाँ पर। अगला प्रश्न है
और अगले प्रश्न पे चलने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब यूट्यूब पे आना ये बंद हो जाएगा, है ना। और बहुत दिन आप लोग देख लिए, अब आप लोग को बस 351 रुपये का पेमेंट करना है कम से कम, और उसके बाद हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको डेली क्लास भी मिलेगी, उसका PDF भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। तो सिर्फ एक बार आपको इस नंबर पर मात्र 351, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है ना। अगर 351 रुपये में अगर आपकी भला हो जाती है ना, तो इससे मतलब बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं, और कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आराम से इस नंबर पर पेमेंट कीजिए, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, और हमारे इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न 113 नंबर। 113 नंबर प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना जो किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। BD सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर इसका लगता है पूरा नाम था, BD सावरकर, है ना। थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है, BD सावरकर, विनायक दामोदर ही इनका पूरा नाम होगा, है ना। तो ये सावरकर जी थे, BD सावरकर, इन्होंने ही किया था अभिनव भारत की स्थापना। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। जी हाँ, ये क्वेश्चन BPSC में आपको पूछा गया था, और ये थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछा गया सवाल था कि इसकी आयु पूछ लिया गया था ना, कि सबसे कम आयु किसकी थी। सुखदेव, देखिए यहाँ पर शहीद सभी लोग हुए थे, है ना, सुखदेव भी, और अशफाक उल्ला खां भी, खुदीराम बोस भी, और हेमू कालनी भी। लेकिन जो सबसे कम उम्र के थे वो कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, जब इनको फांसी पर चढ़ाया गया था तो इनका जो उम्र था मात्र 19 साल 8 महीना 8 दिन था। 19 साल, है ना, 19 साल 8 माह और 8 दिन इसका उम्र था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आज जो मैथ आप लोग को बताने वाले थे, आज इस वीडियो में नहीं बताएंगे। मैथ जो हम बताएंगे ना, अलग से उसका वीडियो बनाएंगे, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे मैथ और रीजनिंग का, और वहाँ पर हम लगभग 10 से 15 प्रश्न यहाँ पर मैथ रीजनिंग हम सोल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, उसमें 6-7 आपको मैथ रहेगा, 6-7 आपको रीजनिंग रहेगा, है ना। उसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछेगा, तो वो हम अलग से करवाते चलेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था आपको 1905 ईस्वी में, और 1905 में जो विभाजन कराया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। और कर्जन का जो काल था वो 1899 से लेकर के कब तक था, 1905 ईस्वी तक था। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आंसर हो जाएगा आपका 115 का आंसर नंबर B हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो बंगाल का विभाजन जो हुआ था ना 1905 में, इसको रद्द कब किया गया था, निरस्त कब किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया था, तो 1911 ईस्वी में होती है दिल्ली दरबार, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911 में हुआ था। और दिल्ली दरबार जो हुआ था तो उसी में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। आंसर याद रखिएगा। अगला चलते हैं आपका 116 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुल जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है। देखिए, 1857 की जो क्रांति है ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति है, और बिहार में कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था। वो कौन कौन से जिला थे, तो 116 का आंसर क्या होगा। सभी लोग अपना अपना जवाब दीजिए, बताइए 116 का आंसर क्या होगा। देखिए, 116 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, यहाँ पर हो जाएगा आपको B नंबर हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि शाहाबाद, पटना और बिहार से हटा लिया गया था आपको। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर B। चलते हैं अगला प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है 117 नंबर। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। देखिए, पटना कॉलेज की जो स्थापना की अगर बात है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी, है ना, पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना होती है वो होती है आपको 1963 में 9 जनवरी 1963 को। अगर पूछा जाए कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1917 में। ठीक है, 1917 में हुई थी पटना कॉलेज की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न चलते हैं आपका कि बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था। देखिए बिहारी छात्र जो सम्मेलन हुआ था, ये बिहारी छात्र सम्मेलन ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन जो इसमें भी थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। ये जो हुआ था आपको 1928 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1928 में हुआ था, मोतीहारी में हुआ था। ठीक है, मोतीहारी में हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोतीहारी। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे मजहरुल हक। कौन थे? मजहरुल हक थे होम रूल आंदोलन के संस्थापक। आपको बताना है कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला है 120 नंबर की 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रमुख कारण। यहाँ पर देखिए एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लेगा आपको प्रमुख कारण, एक पूछ लेगा आपको तत्कालिक कारण, है ना। एक पूछेगा आपको तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण अगर पूछा जाए एग्जाम में तो हो जाएगा आपको सैनिक असंतोष। अगर पूछा जाए कि प्रमुख कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, है ना। प्रमुख कारण जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। लेकिन अगर तत्कालीन पूछा जाए, है ना, वही जो कारतूस में लगा दिया गया था, है ना, और गाय के चर्बी और सुअर का वाला, तो इसकी वजह से मतलब कि उसको जो सैनिक लोग थे वो उसको मतलब कि चलाने से विरोध कर दिए थे आपका। तो वो था आपका सैनिक असंतोष की वजह से, वो तत्कालिक कारण था आपका। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर। प्रश्न है कि देश का पहला और पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है। जी हाँ, तो देश का पहला जो पूरी तरह से विद्युतीकृत कह रहा है और वो रेलवे जोन जो है वो पश्चिमी मध्य रेलवे है। पश्चिमी मध्य रेलवे है और ये कहाँ है, तो ये है आपको जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर याद रखिएगा, जबलपुर में। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है आपका 122 नंबर। प्रश्न है कि अमेज़न कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया। जी हाँ, अमेज़न कंपनी जो है ना, और ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसके द्वारा भारत में किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है, तो वो कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, तो सूरत में किया गया है ना। कहाँ किया गया है? सूरत में किया गया है। सूरत कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला है कि प्रथम गाय अस्पताल। जी हाँ, बताइए प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। देखिए तो प्रथम गाय अस्पताल की अगर बात करें तो ये हुआ है आपको असम राज्य में, है ना। असम के डिब्रूगढ़ में हुआ है। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में इसकी स्थापना हुई है, 2021 में हुई थी, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर। 124 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में हुआ था। देखिए तो पहली एयर टैक्सी जो सेवा का परिचालन हुआ था वो हुआ था आपको हरियाणा में, और ये जो किया गया था 14 जनवरी 2021 को ये किया गया है ना। 2021 जनवरी 2021 में किया गया था। और ये जो किया गया है कहाँ से कहाँ तक किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चंडीगढ़ से लेकर के हिसार तक। ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार तक। आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा में किया गया था पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जी हाँ, तो पर्यावरण वो जो वर्ष मनाया जाएगा वो फ्रांस के साथ मिलकर के, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 125 का डी नंबर, यानी कि फ्रांस के साथ मिलकर के पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 2021 को। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए इसका जवाब दीजिए थोड़ा सा। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष का जो उद्घाटन किया गया है और मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो मोदी जी आप ऑप्शन में देख लीजिए, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर और वाराणसी। तो किस राज्य से संबंधित है मोदी जी, तो वो हो जाएगा वाराणसी से संबंधित है ना। वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो वो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे है आपको वाराणसी, है ना। लखनऊ किस नदी के किनारे है दोस्तों, बताइए सभी लोग। लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी के किनारे, है ना। नदी के किनारे वाला शहर भी पूछा जाता है आपको।
हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो हो जाएगा वो मूसी नदी के किनारे है। और कानपुर किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपको गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? गजब का। अभी देखिए अभी आप वेनेजुएला में पूरा वहाँ फूड क्राइसिस हो चुका है, पूरा मतलब भूखमरी हो गई है वेनेजुएला में। वेनेजुएला का वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब पर, तो मतलब कि लोग वहाँ भूख से मर रहे हैं, है ना। तो और वहाँ की जो सरकार है वो 10 लाख का नोट जारी कर दिया है। बताइए, 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो है ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में एक देश है ना। दक्षिण अमेरिका जो महादेश है वहाँ एक छोटा सा देश है आपको वेनेजुएला। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, अगला है कि किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा? जी हाँ, सीप टनल बनाया जाएगा और वो देश है आपको नॉर्वे, है ना। वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपको नॉर्वे। नेक्स्ट है प्रश्न है आपका 129 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? जी हाँ, सेज परियोजना का जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है? तो वो आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, है ना। ये किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। अगला है 130 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी हाँ, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड, और ये 2021 में दिया गया था AR रहमान जी को, है ना, जो आपको क्या है, संगीतकार हैं बॉलीवुड के। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? देखिए 2032, अभी तो 2022 चल रहा है, लेकिन 2032 की भी घोषणा हो चुकी है कि 2032 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो वो होगा दोस्तों आपको ब्रिस्बेन में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपको ब्रिस्बेन, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, ब्रिस्बेन, ये है आपको ऑस्ट्रेलिया में। अभी देखिए 2021 में ओलंपिक हुआ था, है ना। अभी 2021 में ओलंपिक हुआ था, और ये कहाँ हुआ था 2021 में ओलंपिक? तो याद रखिएगा टोक्यो में हुआ था, है ना। टोक्यो ओलंपिक नाम सुने होंगे आप लोग। टोक्यो कहाँ है? तो ये जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हुआ था ना। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हुआ था 2021 में आपको टोक्यो में। और ये कैवा ओलंपिक था टोक्यो वाला? तो ये 32वां ओलंपिक था। ठीक है, 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो टोक्यो जापान में हुआ। अगला है 132 नंबर, कह रहा है कि किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? जी हाँ, तो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जो विकसित किया गया है दोस्तों, नियो बोल्ट, इसका जो विकास किया गया है वो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैथ और रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं, तो आपको बताएं कि मैथ और जो रीजनिंग है ना, यहाँ पर देखिए बताने में तो बता दूंगा, लेकिन उतने अच्छे तरीके से आप भी नहीं समझ पाते हैं, है ना, और अच्छा से यहाँ पर हो भी नहीं पाता है कैलकुलेशन। तो इसको मैं अलग से बोर्ड पर बताऊँगा, वहाँ से इसका पूरा कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं और इसको हम अलग से आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं हम, 143 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रहों के बारे में। देखिए ग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना। हमारे जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अभी टोटल कितनी है? तो मानते हैं कि ये है आपका सन। ठीक है, ये क्या है? आपका सन है। और सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो टोटल है 8 है। याद रखिएगा 8 है ग्रह। और सन से जो सबसे नज़दीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले बुध है, उसके बाद आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है, और बीच में फिर क्या है? क्षुद्र ग्रह है ना। बीच में क्या है? फिर क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद है बृहस्पति, फिर है आपको शनि, फिर है आपको अरुण, और फिर है आपका वरुण। तो टोटल कितने हो गए आपका?
टोटल हो गए 8। सबसे पहले बुध आप नोट कर लेना है ना, सबसे पहले बुध है, फिर है आपका शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल, और बीच में आ जाएगा यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह है ना, ये ग्रहों से टूट करके ही अलग हुए हैं और इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उसके बाद है बृहस्पति, फिर है आपको शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। तो यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह भी पूछा जाता है तो छोटा भी हो जाएगा आपको बुध। छोटा कौन है तो छोटा भी बुध है ना। और सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है तो गर्म हो जाएगा आपको शुक्र, गर्म हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, और एक क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा अभी आपको ये वाला बताए थे, इसका नाम क्या है आपको बृहस्पति है ना, बृहस्पति। ठीक है, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, सबसे छोटा आपका बुध हो जाएगा है ना। सबसे गर्म हो जाएगा आपका कौन सा, सबसे गर्म है आपका शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म हो जाएगा शुक्र। और सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, ये वरुण वाला सबसे लास्ट वाला हो जाएगा सबसे ठंडा है ना, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है, तो सबसे दूर है तो ये सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 ग्रह है। और देखिए जो भी ग्रह है ना उसके कुछ कुछ उपग्रह भी हैं, लेकिन सभी के उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, बुध और शुक्र जो है इसका एक भी उपग्रह नहीं है ना। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा है, और मंगल का 2 उपग्रह है, एक फोबोस है एक डिमोस है ना। तो मंगल के 2 उपग्रह है, आप ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो फोबोस और डिमोस। डिमोस जो उपग्रह है ना, डिमोस जो उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी याद रखना है। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। अभी वर्तमान में सबसे अधिक जो ग्रह है तो वो है आपको शनि का, उसके बाद है आपको बृहस्पति का। सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाए तो वो शनि का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ग्रहों की संख्या है आपका। ठीक है, पृथ्वी का तो मात्र एक आपका चंद्रमा उपग्रह है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रहों के बारे में क्या सत्य है ना, कौन सा सत्य है, तो ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। देखिए ये तो आपका ऑप्शन गलत है, चमकते हैं, पृथ्वी क्या है, चमकता है ना। कह रहा है कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। देखिए कह रहा है कि ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, और डी कह रहा है कि ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी हैं। अब 143 का आंसर क्या होगा, 143 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का क्या अपना प्रकाश है, नहीं। ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये अप्रकाशमान होते हुए भी क्या होते हैं, चमकते हैं। तो किसके प्रकाश से चमकते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला है कि मौना लोवा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मौना लोवा के बारे में। मौना लोवा जो है ना एक ज्वालामुखी है, क्या है, एक ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी जो होता है ना ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो होगी आपको सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एक होगी आपको सक्रिय ज्वालामुखी, और एक होता है आपको मृत ज्वालामुखी, और एक होता है आपको सुषुप्त ज्वालामुखी। ये कौन सा होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी है ना। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। ठीक है, अब ज्वालामुखी जो 3 प्रकार की है, तो ये जो मौना लोवा है ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो ये है आपको सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब क्या होता है कि ये सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं हुआ, यहाँ से ज्वालामुखी क्या हो रहा है, निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और जो मृत हो गया मतलब कि यहाँ 10 साल 20 साल 50 साल से यहाँ ज्वालामुखी नहीं फटा है, अब ये मर चुका है, यानी कि ये यहाँ से अब नहीं निकलेगा। सुषुप्त का मतलब क्या होता है कि अभी निकला 2-4-6 महीना के बाद ये मतलब अभी शांत हो गया, फिर 2-4-6 महीना के बाद यहाँ पर निकलने लगता है, या फिर रुक रुक यहाँ पर निकलते रहता है, तो उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका प्रश्न है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। अगर बिहार को देखा जाए भारत में तो कहाँ पर स्थित है ना। तो बिहार जो है आपको इंडिया का मानचित्र अगर आप बनाइएगा, मानचित्र बनाने आता है ना आप लोग को, ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। और 1 मिनट नहीं, मात्र 2 सेकंड में आपका मानचित्र बन करके तैयार हो गया। अब देखिए इसमें बिहार कहाँ पर ही है, आपको इतना तो पता होगा कि बिहार जो है आपका यहाँ पर ही है। ये रहा अपना बिहार है ना, अपना बिहार ये है। अब कह रहा है कि बिहार जो है भारत में कहाँ है। अब भारत को अगर हम बांट दिया जाए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है, तो बिहार किस कोना में मिल रहा है आपको, यानी कि पूरब और उत्तर के कोना मिल रहा है। और पूरब उत्तर कोना कौन सा है, ये ऑप्शन में ये है आपको, तो उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व कोना में ये स्थित है आपको बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चल देखते हैं आपका।
कि बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है। जी हाँ, बिहार की भू आकृति कैसी है। आप मानचित्र में देखे होंगे बिहार को, तो बिहार लगभग इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना, इस प्रकार से लगभग बिहार है। ठीक है, इस प्रकार से बिहार है। तो बिहार कैसा दिख रहा है आपको? त्रिभुज दिख रहा है? नहीं। वर्ग दिख रहा है? नहीं। अंडाकार दिख रहा है? नहीं। आयताकार दिख रहा है ना। ये किस प्रकार दिख रहा है? तो आयताकार दिख रहा है आपको। ठीक है, जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। अगला है आपका 147 नंबर, कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से बताएंगे। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम जब तक बताते नहीं हैं मन मानता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखिए और अच्छे तरीके से इसको समझिए, मानचित्र से समझिए इसको। ठीक है, चलिए, तो इसको मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा भारत का मानचित्र यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा आपका भारत का मानचित्र छोटा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पटना। पटना कहाँ पर ही है? पटना मान लीजिए ये बिंदु पटना है आपका, ठीक है, बिहार में। और देखिए भारत का जो मानक समय है, पटना का स्थानीय समय जानने के लिए आपको भारत का मानक समय आपको जानना पड़ेगा, यानी कि भारत का स्थानीय समय जानना पड़ेगा। भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है? तो वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। जो बिंदु मैं अभी दे रहा हूँ ये है आपको इलाहाबाद की नैनी। इलाहाबाद की नैनी एक स्टेशन भी है, आप गए होंगे कभी, है ना, तो वहीं से गुजरी है आपको भारत का मानक समय रेखा, यानी कि भारत का जिसको कहते हैं आपको समय, जिससे जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। मानक समय जो रेखा होता है ना, हर एक देश से गुजारा जाता है और वही उसका समय होता है। और यहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया में जो समय होगा वो यहीं से मान्य होता है आपका। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय रेखा वो कितनी है? ये 82.5 डिग्री। आपको पता है 82.5 डिग्री पूर्व, है ना, 82.5 डिग्री पूर्व जो है ये आपको इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्य से गुजरी है? जी हाँ, तो ये कितने राज्य से गुजरी है आप याद रखिएगा, 5 राज्य से गुजरी है। कितने? 5 राज्य से गुजरी है। और कौन कौन राज्य से मानक समय रेखा गुजरी है? तो यूपी, है ना, यूपी में आपका नैनी है तो यूपी होगा। यूपी के नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको एमपी, एमपी के नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे जाइएगा मिलेगा आपको उड़ीसा, और उसी उड़ीसा के नीचे जाइएगा तो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। यानी कि हो गया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है क्या? तो भारत का मानक समय रेखा। और ये कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री है। अब देखिए आपको ये तो पता होगा कि जो 0 डिग्री है, जो मानक 0 डिग्री जो देशांतर है वो कहाँ है? ग्रीनविच में है, यानी कि लंदन में है 0 डिग्री। और 0 डिग्री के जो पूर्व में देश है उसका समय क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। उसका समय क्या हो जाता है? जुड़ता है। और जो पश्चिम में है उसका समय क्या होता है? घटता है। तो भारत 0 के किधर है? भारत 0 के पूरब में है, इसीलिए यहाँ तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम लिखे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो ग्रीनविच से भारत कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है 5.5 घंटा? क्योंकि जो भारत है वो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूरब में है। और 1 डिग्री को पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री पार करने में कितना लगता है? 5.5 घंटा लग जाता है यही। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है? तो वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि पटना का स्थानीय समय क्या होगा? तो भारतीय मानक समय से आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि जो पटना जो है ना वो आपको कहाँ पर ही है? तो पटना जो है वो आपको कहाँ पे है दोस्तों? तो अभी आपको बताए थे ना कि इलाहाबाद के जो नैनी है उससे आपको किधर है? पूरब में है पटना। पटना आपको यहाँ पर ही है और इलाहाबाद के नैनी यहाँ पर है। तो जितना पूरब में आप चलते जाइएगा समय क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा, यानी कि आगे है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए है आपका। इलाहाबाद का नैनी है आपको 82.5 डिग्री, लेकिन जो पटना है वो पटना कितना डिग्री पे हो जाएगा? तो लगभग 4 डिग्री यहाँ पर और लगभग यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि 82.5, 83.5, 84, 85, 86, लगभग 86 डिग्री के आसपास पटना आपको पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दिया। अगला है आपका कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? देखिए आप बिहार में रहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ ठंडा भी होता है, गर्मी भी होता है, बरसात भी होता है। तो सिंपल मारिए, आंसर नंबर ए, है ना, ठंडा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है ना, यानी कि शीत है, ग्रीष्म है और वर्षा है। अगला प्रश्न है कि वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। जी हाँ, ये वैसी नदी है, अगर आप रात में खटिया पर सोए हुए हैं, है ना, खटिया पर अगर आप सोए हुए हैं तो ये आपको कब यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर खटिया पर सोए हैं, आपको यहाँ पर उठा के यहाँ पर कर देगा, है ना, ये नदी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात माना जाता है। और वो है आपको बिहार का शोक जिसको कहते हैं, बिहार का शोक जिसको कहा जाता है वो है आपको कोसी नदी। बिहार की शोक कोसी नदी, है ना।
ठीक है। याद रखिएगा कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गोसाई थान है आपको नेपाल में, वहीं से निकलती है आपको कोसी नदी, ठीक है। और ये नेपाल से आती है और यही इसी कारण है कि ये नेपाल से आने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही बिहार में यहाँ पर आपको सुपौल है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है तो इसकी धारा जो होती है ना, ये पूरा ऊंचाई पर है नेपाल, और नेपाल से जब कोई भी चीज़ ऊंचाई से गिरेगा तो डायरेक्ट आपको बिहार में आता है, और इसका धारा जो होता है काफ़ी तीव्र होता है। तीव्र होने की वजह से कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और कभी आप यहाँ सोए हैं तो आपको यहाँ पहुँचा देगा, यहाँ सोए हैं तो यहाँ पहुँचा देगा, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, मतलब कि अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी, और ये है आपको कोसी नदी, यानी कि बिहार का शोक नदी, ठीक है। चलिए अगला है कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। जी हाँ, बिहार में कुछ होवे चाहे ना होवे, आलू, गेहूँ, धान ये सब ज़बरदस्त होता है, और आलू जो सबसे अधिक होता है नालंदा और पटना डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त होता है आलू, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। तो ये रहा 150 प्रश्न, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर नीचे बताइएगा। और अब देखिए यूट्यूब पर आपका नहीं आएगा तो आप लोग हमारे जो ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मात्र मिनिमम आपको 351 का पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको सभी PDF नोट्स वीडियो आपको डेली मिलेगा, और डेली क्लास भी वहाँ पर आपको मिलेगी आपकी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, और जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर 7857824310 नंबर पर आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पैसा दिया जाता है ना, भेजा जाता है, लिया जाता है ना। पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको जोड़ दिया जाएगा। ये रहा हमारा कैरियर परिवार का चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और जैसे ही देखिए आप लोग का जो ये प्रधान शिक्षक समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम बिहार SSC की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। और बिहार SSC की भी क्लास भी आपको पूरी तैयारी होगी, वहाँ पर भी रीजनिंग होगा, मैथ होगा, समान अध्ययन होगा, जो भी आपका सिलेबस में है सारा चीज़ आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, वो आपके सगे संबंधी हो तो उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा, ताकि इसमें थोड़ा सा हमारी भी हेल्प हो जाएगा, और थोड़े से जो पढ़ेंगे उनका भी हेल्प हो जाएगा, है ना। तो दोनों का सहयोग हो जाएगा यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा इतना सा काम हमारे लिए कर दीजिएगा, ठीक है। और सीटेट की भी क्लास हो रही है, तो सीटेट का ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आप इस नंबर पे कॉल करके। तो आज का टेस्ट था आपका टेस्ट नंबर 49, और इसका जो मैथ इसमें दिया गया था उसका मैं अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको पूरा देख लीजिएगा, वहाँ से रीजनिंग मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपना देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताते रहिए, और उसको मैं दूर करते रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।